अररिया क्लासेस में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। एनसीईआरटी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज अध्याय 8 पर डिस्कस करेंगे। अध्याय 8 में आज पहला है लोहे के औजार और खेती। तो लोहे के औजार का उपयोग उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हुआ, और उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हुआ मतलब कि एनसीईआरटी के हिसाब से 3000 साल पहले लोहे का जो यूज़ था वो स्टार्ट हो गया था। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। और लोहे का उपयोग देखिए, लोहे के उपयोग से क्या हुआ। तो उत्तर वैदिक काल से स्टार्ट हो जाता है 3000 वर्ष पूर्व से, और 2500 से इसका ज़्यादा उपयोग होने लगता है। तो ज़्यादा उपयोग होने लगता है तो लोहे का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। लोहे से तो सबसे पहले औजार बना लेते थे, और उन औजारों से जंगलों को साफ किया जाने लगा। फिर लोहे से हम लोग कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हल के फाल का भी शामिल किया गया। कुल्हाड़ी जंगलों से साफ किया जाने के काम में लाया जाता था, और लोहे के फाल का उपयोग हम लोग कृषि करने के लिए करते थे। तो इससे फ़ायदा हुआ, यानी कि एक तो जंगलों की सफाई हुई तो कृषि की भूमि बढ़ा, फिर कृषि भूमि बढ़ा तो खेती की जाने लगी। जब खेती की जाने लगी तो अनाज सरप्लस होने लगा। जब अनाज सरप्लस होने लगा तो अनाजों पर टैक्स लगा दिया गया, कर लगा दिया गया। जब ये कर लगा दिया गया तो करों का यूज राजा किले बनवाने और सेना रखने के लिए करने लगा। जब किला और सेना रखने के लिए इसका उपयोग किया जाने लगा तो इससे बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ। लोहे के उपयोग से इतिहास में ये चेंजिंग आया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह लोहे ने क्रांति ला दी। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि समझाए कि लोहे ने क्रांति कैसे लाई, तो ये सारे बातें लिख देना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें गांव में कौन रहते हैं। तो जनरली सबको पता है कि गांव में एक रहता है भूस्वामी, यानी कि लैंडलॉर्ड रहता है। दूसरा किसान रहता है, और तीसरा कौन रहता है, मजदूर। ये 3 लोग पहले भी रहते थे और ये 3 लोग आज भी रहते हैं। गांव में यही 3 लोग रहते हैं। फिर आगे देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस फैक्ट्स क्या है। तो इसमें याद करने वाला सबसे पहला फैक्ट है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लाल कहा जाता था। वेल्लाल, ये याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है या मैच करने वाले में भी क्वेश्चन देता है कि वेल्लाल क्या थे। तो तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी थे। उसके बाद से साधारण हलवाहों को उनवार कहा जाता था। अब ये उनवार क्या थे, इसको भी ध्यान रखना है। ये क्या थे, ये साधारण हलवाह थे, साधारण हलवा। फिर तीसरा आता है कि भूमिहीन मजदूर या दास को क्या कहा जाता है, कैडिसियार या अधिमई कहा जाता है। तो 3 चीज़ें इसमें याद रखना है आपको। एक याद रखना है वेलाल, दूसरा याद रखना है उन्नार, तीसरा याद रखना है कैडिसियार या अधिमई। और ये किसको कहा जाता है, वेलाल कहा जाता है बड़े भूस्वामी को, उन्नार कहा जाता है साधारण हलवाहों को, और कैडिसियार और अधिमई कहा जाता है भूमिहीन मजदूर को। अब ये देखो कि उत्तरी हिस्से में ग्राम प्रधान को, या जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता है, उसे क्या कहता है, ग्राम भोजक। अब ग्राम भोजक किसे कहते हैं, उत्तरी भारत के या उत्तरी हिस्से के ग्राम प्रधान को भोजक कहते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें आइए नेक्स्ट में एक और है, ये ग्राम भोजकों के अलावा स्वतंत्र कृषक भी रहते हैं। ग्राम भोजक मतलब उत्तरी हिस्सों में जो गांव प्रधान होते थे उनको ग्राम भोजक कहा जाता था। यानी कि ग्राम भोजक का पद जो गांव के सबसे बड़े जमींदार थे उत्तरी हिस्से में, उनको ही दिया जाता था। जैसे कि बेलाल तमिल क्षेत्र के भूस्वामी थे, उसी तरह उत्तरी हिस्से के जो ग्राम भोजक थे वो बड़े भूस्वामी थे। फिर कुछ स्वतंत्र कृषक भी थे, तो उनको गृहपति कहा जाता था। ग्राम भोजक, दूसरा है गृहपति। ग्राम भोजक मतलब ये हो जाता है सबसे बड़ा जमींदार उत्तरी हिस्से के। फिर आगे इसमें देखते हैं। इसमें कुछ लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, उन्हें दास या कर्मकार कहते थे। मतलब कि भूमिहीन किसान को क्या कहते थे, कर्मकार। भूमिहीन किसान को क्या कहते हैं, कर्मकार। ये याद रखना है। एक बार शॉर्ट में मैं फिर से सारे वर्ड्स को रिपीट कर देता हूँ, आप
गौर करें इस पे। तो ये है, सबसे पहले हमने बताया बेल्लाल, ये तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी थे। दूसरा हमने बताया उनवार, ये साधारण हलवाहा थे। तीसरा बताया भूमिहीन मजदूर या दास, जिसे कहते हैं कैडसियार या अदिमई। ये 3 हो गए। और फिर इसके बाद से नेक्स्ट मैंने बताया क्या, ग्राम भोजक, उत्तरी हिस्से के ग्राम प्रधान या बड़े भूस्वामी। दूसरा बताया स्वतंत्र कृषक गृहपति। तीसरा हमने बताया कि भूमिहीन किसान कर्मकार। इतने सारे वर्ड्स को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद से आती है तमिल रचनाएं। तो तमिल के रचनाओं को हम संगम साहित्य कहते हैं। तमिल के रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, संगम साहित्य। और कवियों का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कवियों का सम्मेलन हुआ था मदुरई में। कवियों का सम्मेलन हुआ था मदुरई में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब इसमें है एक टर्म जातक। जातक क्या है, बुद्ध के जन्म पूर्व की कथाएं हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, पूर्व जन्म की कथाएं। और इसमें दिया है कि इसका संकलन किसने किया था, तो भिक्षुओं ने इसका संकलन किया था। जातक भी हो गया यहाँ से कंप्लीट। नेक्स्ट नेक्स्ट में आप ये चित्र देखो, ये दिखाया गया है कि दिल्ली में मिला ब्लैक कूप। अब ये ब्लैक कूप का उपयोग क्यों करते थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्लैक कूप के बारे में पढ़ें। तो ये ब्लैक कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयोग में होता था। और ये जो फिगर बनाया गया है, ये है आपका क्या, भित्ति चित्र। यह है आपका भित्ति चित्र। भित्ति चित्र का मतलब हो जाता है कि दीवारों पर उकरे जाने वाले चित्रकार या नक्काशी को, दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्रकार या नक्काशी को हम लोग कहते हैं भित्ति चित्र। ये सारे भित्ति चित्र हैं। तो ये भित्ति चित्र जो बुक में दिया गया है, ये सांची मूर्तिकला का भित्ति चित्र है। जैसे कि क्वेश्चन में दे दे कि शांति मूर्तिकला में भित्ति चित्र उपस्थित है या नहीं, तो ये सांची के स्तूप जो मूर्तिकला है, इसमें भित्ति चित्र उपस्थित था। जैसे अजंता में उपस्थित था, भीमबेटका में उपस्थित था भित्ति चित्र, उसी प्रकार सांची मूर्तिकला में भी भित्ति चित्र उपस्थित था। ये क्वेश्चन सबसे इजी बन जाता है ये, और ध्यान रखने वाला भी है कि सांची का स्तूप कहाँ है। सांची का स्तूप है आपके एमपी में, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी जाता है, बेरी गाजा या भरूच। बेरी गाजा भरूच का ही यूनानी नाम बेरी गाजा है, भरूच को ही भरोच कहते हैं, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। बेरी गाजा शराब, तांबा, टीन, शीशा। ये क्या है कि बेरी गाजा एक पतन है, यानी कि भरोच एक पतन है, पोर्ट है। बेरी गाजा भरोच, जैसे ये बेरी गाजा भरोच ऐसे लिखा आता है किसी भी क्वेश्चन में। भरूच का यूनानी नाम है भरूच। भरूच का यूनानी नाम क्या है, बेरी गाजा। ये तीनों क्या है, ये तीनों पोर्ट हैं। पोर्ट मतलब क्या है, पतन है ये तीनों। और इससे संबंधित और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। यहाँ से शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोना, चांदी का आयात किया जाता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमत, कार्लिनियर, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किया जाता था। यानी कि भारत वाले जो बेरीगाज ये भरोच जो पोर्ट है उससे क्या भेजते थे, जड़ी बूटी, हाथी दांत, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम, ये सब। और जो यूनान से भारत में क्या आता था, शराब, तांबा, टीन, मूंगा, पुखराज, कपड़े, ये सब वहाँ से यहाँ आते थे। तो ये कंप्लीट हो गया। इसको आप ध्यान रखें और बार बार पढ़ के इसे मेमोराइज कर ले। तीनों नाम सेम है, भरोच भी पूछता है, भरूच भी पूछता है, और बेरी गाजा भी कहता है तीनों, और तीनों से संबंधित स्टेटमेंट पे कथन भी दे देता है।
अब बात आ जाती है आहत सिक्का। अब आहत सिक्का के बारे में पढ़ लेते हैं। सिक्के के अंतर्गत आहत सिक्का चांदी या सोने के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को आहत बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का कहा जाता है। अब इसे पूरा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पुराना आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों के आहत बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का कहा गया। ये अनेक गतिविधियों के केंद्र में अनेक गतिविधियों के केंद्र में सब इम्पोर्टेंट है मथुरा। मथुरा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मथुरा एक ऐसा जगह है जिसका रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि टोटल ये इंडिया को कवर करता था। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है मथुरा। उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर, और ये यातायात और व्यापार दो मुख्य रास्ते पर स्थित था। फिर अब आगे जानते हैं कि आखिर ये क्यों फेमस था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। एक नंबर 2 है कि मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। मथुरा धार्मिक केंद्र भी था। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं, और इसके साथ साथ ये कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र भी था उस समय मथुरा। तो मथुरा के बारे में तो इतने फैक्ट्स हो गए। अनेक गतिविधियों के केंद्र के अंतर्गत हमने मथुरा के बारे में जाना। मथुरा के बारे में क्या जाना? तो पहला फैक्ट यही जाना, यातायात और व्यापार दो प्रमुख रास्तों पर स्थित था। दूसरा क्या जाना कि इसका एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। तीसरा इम्पोर्टेंट क्या जाना, मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने के केंद्र में था। चौथा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या था? कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। पांचवा क्या था? मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा, और मथुरा में बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं, और यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। नेक्स्ट, अब इस काल में ये कौन सा काल चल रहा है? ये चल रहा है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में किस प्रकार के पोएट्री मिला था? NBPW, उत्तरी काले चमके पात्र, नॉर्थ ब्लैक पोएट्री वेयर। इसका मतलब क्या है? NBPW, इसका मतलब है नॉर्थ ब्लैक पोएट्री वेयर। हम लोगों ने इसमें 3 चीज़ें देखा। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के समय क्या मिलता था? ब्लैक रेड पोएट्री, काले लाल मृदभांड। फिर जैसे मौर्य साम्राज्य आया उस समय क्या मिलने लगा? मौर्य साम्राज्य के समय में मिलने लगा चित्रित धूसर मृदभांड। महाजनपद काल से चित्रित धूसर मृदभांड। और मौर्योत्तर काल में क्या मिलने लगा? NPBW। तो ये तीनों ध्यान रखना है। मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, स्पेशली यूपी PCS के एग्जाम में, और बिहार PCS के भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इस तरह क्वेश्चन। अब शिल्प और शिल्पकार के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, कपड़े के उत्पादन में उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई प्रसिद्ध केंद्र थे। वाराणसी और एक है मदुरई, ये दोनों कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। फिर आगे, शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिसे श्रेणी कहते हैं। मौर्योत्तर काल में श्रेणी का मतलब क्या है? जैसे क्वेश्चन बोलता है कि मौर्योत्तर काल में प्रयुक्त की जाने वाली श्रेणी
श्रेणी शब्द का अर्थ क्या है? तो श्रेणी का अर्थ क्या है कि शिल्पकार और व्यापार दोनों अपना संघ बनाने लगे थे, उसी को हम लोग श्रेणी कहते हैं। तो इसमें से आपका श्रेणी का मतलब याद रखना है। वैसे इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे दिए गए हैं जिसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, वही सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं अरिकामेडु। अरिकामेडु के बारे में जान लेते हैं हम लोग। अरिकामेडु जो है आज का पुदुचेरी है। अरिकामेडु क्या है? आज का पुदुचेरी है। और जो अरिकामेडु क्या है? एक पतन है। और इसका संबंध कहाँ है? इटली के रोम के साथ इसका संबंध। इटली के रोम के साथ क्या है संबंध? इटली रोम के साथ संबंध है अरिकामेडु का। ये क्या है? पतन है। इससे पहले कौन सा हम लोग पतन पढ़ा था? इससे पहले हम लोग पढ़ा था भड़ौच या भरूच, या जिसे यूनानी भाषा में कहते हैं बेरीगाजा। ये है। फिर यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट है एम्फोरा। एम्फोरा क्या है? एक पात्र है, यानी कि बर्तन है। अब इसका नाम एम्फोरा क्यों बना? इसमें स्पेशलिटी है कि एम्फोरा को हम दोनों हाथ से पकड़ सकते हैं। दोनों तरफ से पकड़ने के लिए इस पे हत्थे लगे हुए हैं। और ये एम्फोरा का उत्पादन कहाँ किया जाता है? एरेंटाइन। एम्फोरा को ही अरेटाइन पात्र के नाम से जानते हैं। कौन से पात्र के नाम से जानते हैं एम्फोरा को? एम्फोरा को अरेटाइन पात्र के नाम से जानते हैं। और ये अरेटाइन पात्र, अरेटाइन इसका नाम क्यों पड़ा? इटली के एक शहर है अरेटाइन, जहाँ इसको बनाया जाता है, उसी के नाम पर इसका नाम अरेटाइन पात्र पड़ा। फिर आगे नेक्स्ट, यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिलते हैं। इटली की बात कर रहा है ये। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले जो संभवतः कपड़े के रंगाई के पात्र होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी बनाने के साक्ष्य मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मिट्टी के बर्तन पर यहाँ अभिलेख मिला है। और इस अभिलेख में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा क्या है? ब्राह्मणी। तो ब्राह्मणी भाषा से ये प्रतीत होता है कि ये अशोक के समय के अभिलेख हैं जो मिट्टी पे बने हैं। और ये कहाँ हैं? रोमन में। तमिल ब्राह्मणी अभिलेख भी कहते हैं, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मणी अभिलेख भी कहते हैं। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख लिखे हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मणी अभिलेख भी कहते हैं। नेक्स्ट में अन्यत्र में पढ़ते हैं। अब अन्यत्र में हम ये पढ़ते हैं, यूरोप के जो है, रोम जो है यूरोप के पुराने शहरों में से एक है, रोम। और यहाँ के राजा, जो फेमस राजा हुआ था वो हुआ था अगस्टक। और इसी ने क्या है, रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर के बनवाया। इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगस्टक का नाम याद रखना है कि अगस्टक का संबंध कहाँ से है? इटली के रोम से है। और इटली के जो ये कथन किसका है? रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया, ये अगस्टक का शहर है। अब इस चैप्टर से संबंधित हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन वही है जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इसमें तमिल के बड़े भूस्वामी बेल्लाल, फिर उसके बाद से तमिल के हलवाहों को उन्नार कहा जाता है। मतलब कि हमने हर एक चैप्टर को इस ढंग से कंप्लीट किया है कि इसके बाद में जो भी MCQ या प्रश्न दिए जाते हैं वो आप आसानी से हल कर लोगे। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अररिया क्लासेस। अब इसके बाद हम मिलते हैं अगले चैप्टर में।